और दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान भाई अनुराग में। आज की सीरीज़ में हम देखने जा रहे हैं गणित एवं शिक्षण ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का साथ में जो संशोधन हुआ है और मॉडल आंसर की में जो उत्तर दिए गए उनके साथ समेकित करते हुए मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने गणित भाग की ओर। तो जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 3 जुलाई 2026 को प्रथम पाली में आयोजित हुए गणित भाग को हम देख रहे हैं। विज्ञान एवं गणित भाग को हम देखेंगे यहाँ पे। इस खंड में अभी हम केवल गणित का ही डिस्कशन कर रहे होंगे। तो हम प्रश्न क्रमांक 91 की ओर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 91 में क्या कहा गया है, इसको हल करने के पीछे इसका कंसेप्ट भी समझ पाएंगे और एग्ज़ाम अप्रोच भी देखेंगे। हम शॉर्टकट मेथड यानी कि शॉर्टकट भी देखेंगे और बेसिक भी देखेंगे। तो शॉर्टकट से कैसे क्वेश्चन होगा और बेसिक से किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो समान खंड में ए सी बी यानी ए और सी बी यानी ए सी जो एंगल दिया गया है वो 40 डिग्री दिया गया है। तो हमसे कह रहा है कि ए डी वी यानी कि इस एंगल को काउंट करने की बात कर रहा है, ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं किसी दिए गए वृत्त में जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये जब बराबर होते हैं इसी कारण से क्या होगा कि ये होगा कि एंगल ए सी वी जो ए सी बी एंगल है यानी कि ये वाला है ना, ए सी बी जीवा ए बी पर यानी जो जीवा है ये इसी जीवा, इसको मैं और दूसरे कलर से हाईलाइटेड कर, इसी जीवा के पर बना है ना, जीवा ए बी द्वारा बना है। इसी प्रकार से एंगल ए डी बी भी सेम जीवा के साथ बनेगा, उसी जीवा के साथ बन रहा होगा। जीवा ए बी पर ही निर्मित है यानी इसी जीवा पे देखेंगे हम इस भाग पे। तो एंगल ये भी इसी जीवा पे, तो ये कोण आपस में कैसे होंगे यानी एंगल सी जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। तो इस स्थिति में सीधा सीधा उत्कट क्या हो जाता है, हमारा 40 हमारा जो है वो सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 92। प्रश्न क्रमांक 92 हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 92 हमसे कह रहा है कि ये व्यंजक को सरल करना है। तो व्यंजक को सरल करने की सबसे अच्छी आसान तरीका देखते क्या है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि करनी और घातांक नियम आपने पढ़े होंगे। क्या नियम पढ़े होंगे आपने पढ़े होंगे कर घातांक नियम में देखा होगा कि आपने कि ए की घात यदि m है और भागित ए की घात n है तो a माइनस एम माइनस एन होती है। यानी घातांक कैसे यदि आधार समान हो तो भाग में घातें कैसी हो जाती, घट जाती हैं। इसी नियम से अब हम देखेंगे तो इस व्यंजक में हमारे पास क्या प्राप्त होगा, x l जो है और m है, l माइनस एम हो जाएगा, है ना, और बाहर l प्लस एम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसके साथ भी होगा। तो मैं कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको ये देखिए। फिर अगला यहाँ पे भी n माइनस एल घातें घट रही होंगी और ये वाला इसका दूसरा गुणा में घातें जुड़ रही होंगी। अब चूँकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आपने सर्वसमीकरण पढ़ी होगी कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका के, यानी कि ये जो दिख रहा है एल माइनस एम, एम माइनस एन, एन माइनस एल और एन माइनस एन प्लस एल, तो इनका जो कन्वर्सेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, वो जो हो जाएगा, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं समग्र तौर पे, एक्स एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, है ना। फिर अगले वाले एक्स के लिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, फिर अगले एक्स के लिए, एक्स चर के लिए एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपने ये भी नियम पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कि यदि घातांक नियम से, क्या घातांक नियम से, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन गुणा ए की पावर पी, ऐसे डॉट 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 ए की पावर आर हो, तो घातांक में गुणा में घातांकें कैसी हो जाती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस नियम के अनुसार देखेंगे तो हमें क्या करना होगा, तो घातें एक्स की घातें कैसी हो जाएंगी, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जमा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जमा एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब जब ये जुड़ जाएंगी तो आप देख रहे होंगे कि ये जो एल है वो ये पॉजिटिव का है और ये एल नेगेटिव का होगा, एम नेगेटिव में और यहाँ एम स्क्वायर पॉजिटिव में है, यहाँ एन स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव में। तो यदि हम सबका हम करेंगे घातांक जोड़ने पर ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, जब कैंसिल आउट कर देंगी तो x के पास क्या बचेगा, 0। अब करनी नियम से आपने फिर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कि a की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस स्थिति में x की पावर 0 इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा A करेक्ट होगा यहाँ पे, है ना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, दो निष्पक्ष से एक साथ उछाले जाते हैं और यह ज्ञात है कि कम से कम एक हेड आता है, कम से कम एक हेड आता है, दो सिक्के एक साथ उछाले कम से कम एक हेड आता है, दोनों सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता बतानी है। तो ठीक है, दो सिक्के दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैं दो सिक्के हैं, कॉइन 1 कॉइन 1 है और एक कॉइन 2 है। तो सीधी सी बात है, कॉइन 1 और कॉइन 2 जब होंगे तो एक पे दो स्थिति बनेगी, पहली स्थिति मान लो पहले पे भी हेड हो दूसरे पे भी हेड हो, और दूसरी स्थिति बनेगी दूसरे पे भी टैल हो पहले पे भी टैल हो, तीसरी स्थिति बनेगी पहले पे हेड हो दूसरे पे टैल हो, और चौथी स्थिति बनेगी पहले पे टैल हो दूसरे पे हेड, यानी कुल 4 स्थितियाँ बन रही होंगी। अभी हम इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं ना। अब 4 स्थितियाँ बन रही होंगी, तो हम देखते हैं प्रायिकता का क्या मतलब होता है। प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर होती है यादृच्छिक घटनाएं यानी अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अब हमको पहले यादृच्छिक अनुकूल या यादृच्छिक इनको बोलते हैं सिलेक्टिव घटनाएं। तो चूंकि गए दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं और यह ज्ञात है कम से कम एक हेड आता है, ये ज्ञात है कि कम से कम एक हेड आता है, एक हेड आता है, एक हेड आता है, यानी टेल को निगलेक्ट करने की बात कर रहा है। यानी अभी हम देख रहे थे कुल कितने परिणाम थे, वो कह रहा था कुल जो परिणाम थे वो 4 थे उस समय कंडीशन में, लेकिन उसने शर्त लगा दी यह ज्ञात है कि कम से कम एक हेड आता है। तो एक हेड आने की स्थिति में ये जो चीज़ है वो टेल और टेल दोनों पे आती है, तो पॉसिबल नहीं है,
इसलिए अब कुल घटनाओं की संख्या कितनी हो गई, अब घटनाएं हो गई कुल 3। अब 3 में से उसकी फेवरल घटना, उसके इस घटना को चुनना चाहता है, वो चाह रहा है कि कम से कम दोनों सिक्के पर हेड आए, ऐसी घटना बताओ। तो 3 कुल घटना है और 3 घटनाओं में से ऐसी कौन सी घटना है जहाँ पे एक हेड आ रहा हो। तो आप देख रहे होंगे कि एक पहली घटना है जिस पर हेड आ रहा होगा। इस प्रकार जो हमारा उत्तर होगा प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा पहली यानी कुल हेड आने की एक घटना और कुल घटनाएं 3 यानी 1/3 हमारा इसका सही उत्तर होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 94 की ओर। प्रश्न क्रमांक 94 हमसे कह रहा है इसको सरल करना है, तो बहुत आसान है। (94) में 10AQ और V9 और यहाँ 5A² और V8। हम चूँकि भी घातांक नियम से पढ़े थे कि घातांक यदि एक आधार समान हो तो घातें घटती हैं भाग में और गुणा में जुड़ती हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ 5 से हम 5 इसको 2 बार विभाजित कर सकता है और A2 से A कट जाएगा, एक A बचेगा और 8 से ये कट जाएगा, यानी हमारा 2AB जो बच रहा है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर कहीं ना कहीं हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 95 की ओर। प्रश्न क्रमांक 95 कह रहा है कि बहुपद की घात ज्ञात करनी है। बहुपद यानी पॉलिनोमियल की घात क्या होती है, बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वही पॉलिनोमियल घात होती है। अब चूँकि कंडीशन पहली कंडीशन में दे रहा है कि 2x³ + 3x² - x + 5, यदि इसी की पूछी जाती तो उत्तर तो 3 हो जाता, लेकिन क्या कह रहा है कि इसको विभाजित कर रहा है। वो किससे विभाजित कर रहा है, वो विभाजित कर रहा है x से। जब x से विभाजित करेगा तो x कहीं ना कहीं हर एक पद को विभाजित करेगा, x से विभाजित कर रहा है ना। तो जब x से विभाजित कर रहा है तो हर एक पद से काटेगा, तो x इसको काटेगा तो 2x² और यहाँ काटेगा विभाजित करेगा तो 3x और x से x कट जाएगा तो माइनस और 5 में 5/x, यानी यहाँ पे यदि इस घात को चाहें तो हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं, ऐसे 2x² + 3x - 1 + 5x⁻⁻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 अब पॉलिनोमियल की जो अधिकतम घात होगी वो घात क्या होगी, वो घात आपको देखने में पता चल रहा है कि वो अधिकतम घात क्या दिखाई दे रही है आपको। अधिकतम घात आपको 2 दिखाई दे रही है, अधिकतम घात 2 दिखाई दे रही है। तो यानी कि जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 2। पावर क्या हो जाएगी, 2, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब सेम वही प्रश्न 96 अभी हमने देखा था समान जीवा वाला। 96 प्रश्न क्रमांक 96 में क्या है, एक वृत्त में ए बी जीवा, यानी इस जीवा की बात कर रहे, जीवा ए बी है, इसके द्वारा वृत्त में कहीं पे भी कोण बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अभी हम पूरा पहले पूर्ण नियम पढ़ के पाए थे, किसी दिए गए वृत्त में किसी जीवा पर बने कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। वही स्थिति हो रही तो सीधा सीधा उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, जो कि ऑप्शन हमारा 50 हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 97। प्रश्न क्रमांक 97 हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 97 हमसे कह रहा है a + b = 10 और a × b दिया है, a + b का होल निकालना है। तो हम सर्वसमीकरण से देख सकते हैं a² + v² निकालना है। तो हमें पता है कि सर्वसमीकरण क्या होती है, सर्वसमीकरण होती है a + b का स्क्वायर जो होता है वो a + b का होल स्क्वायर - 2ab होता है। ये उसी का एक्सटेंडेड रूप है, आपने पढ़ा होगा, मेन समस्या ऐसी होती है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। इसमें हम क्या करते हैं, इसको स्थिर रखना है चूँकि याद करना, तो दूसरी चीज़ को उस पक्ष में ले जाते हैं, a + b का होल स्क्वायर - 2ab बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो हम देखते हैं 97, तो हमको निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास दिया क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 2ab कर देंगे। ए प्लस बी का मान कितना दिया गया है हमको, 10 दिया गया है, तो 10 रखेंगे यहाँ पे। और ए बी का मान हमको कितना गया, 16 दिया गया है, तो यहाँ 16 स्थापित करेंगे। 10 का वर्ग आप लोगों को पता है, 10 का वर्ग 100 होता है। हमें वैसे 1 से लेकर 50 तक के वर्ग याद कर लेने चाहिए। और 16 का 2 में गुणा करेंगे तो 32 आएगा। तो इस स्थिति में देखेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 32 जाएगा 38 और 68। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, है ना। दिए गए प्रश्न का उत्तर जो हो वो ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 98। सेम वही बात कहा गया है हमसे क्या करना है कि हमको 98 में एक्स क्यू, वाई क्यू और जेड क्यू का मान ज्ञात करना है। जबकि हमको ए एक्स प्लस वाई प्लस दिया है और ये भी दिया है, हमको ये ज्ञात करना है हमको। तो हम देखेंगे इसमें प्रश्न क्रमांक 98 में दिया गया है कि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 है और एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इक्वल टू 3 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम देखते हैं ये सबसे फास्ट तरीका होता है। अब कोई ऐसा मान एज्यूम कीजिए जिसमें जो ये तीनों दिए गए इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मान के चलो यहाँ देख रहा है कि 3 आ रहा है और गुणा करने पे 3 आ रहा है, तो सोच कर देखिए कहीं ना कहीं कोई संख्या ऐसी होंगी जिनको जोड़ने पे भी 3 आया और उनका आपस में गुणा हो। तो हमको देखने को मिलता है एक ही एक ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जिनका हम गुणा कर दें, एक में एक का तो एक, और ऐसे ऐसे करते जमा 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1, तब भी 3 प्राप्त हो रहा है और 1 प्लस 1 प्लस 3 प्राप्त हो रहा है। यानी कि हमें एक्स वाई जेड के मान 3 प्राप्त हुए। तो दिए गए मानों का हमें क्या निकालना है, क्यों निकालना है। तो इनका भी हम देखेंगे तो भी वो कंडीशन में क्या निकल के आ जाएगा हमारा, इसका ये मान 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 निकल के आ जाएगा, जो कि दिया गया ऑप्शन में भी है। इस तरह से ये उत्तर हमारा सी सही हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको हम बेसिक मेथड से देखते हैं, बेसिक मेथड में किस प्रकार से हुआ था। इसके लिए हम इसको इरेज कर देते हैं। बेसिक मेथड में क्या है कि कहाँ से सर्वसमीका से हम इसको रख सकते हैं। बेसिकली आप लोगों ने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड 3xy जेड जो सर्वसमीका होती है, ये दो सर्वसमीकाओं का महत्वपूर्ण रिजल्ट होता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड जो इक्वलेंट होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स का सम के। तो अब हम देखते हैं इनके मान को हम यदि रख देते हैं तो एक्स प्लस वाई जेड का मान हमको ऑलरेडी गिवन है, इसका भी मान गिवन है, इसका भी मान गिवन है ना। अब हम इसके वैल्यू को रखते हैं तो देखेंगे 3 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे जो आएगा वो 3 का स्क्वायर आएगा माइनस 3 इंटू 3। तो आप देखेंगे यहाँ 3 और 9 माइनस 9 यानी कि 3 इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। शून्य कैसा, योग तस्मक नियम के अनुसार शून्य का जब किसी से योग तस्मक या के नियम का यूनिवर्सल मल्टीपल करते तो शून्य ही वैल्यू उसका देता है। तो हम देख रहे हैं कि इस कंडीशन में इस सर्वसमीका 0 हो जाती। अब इससे एक महत्वपूर्ण रिजल्ट ये निकल के आता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इक्वल टू 0 हो जाता है। तो 0 हो जाता है तो ये चीज़
इस वाले पद को -3xyz के पद को हम दूसरे पक्ष ले जाएं तो एक महत्वपूर्ण रिजल्ट प्राप्त होता है x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz, जो कि ये कहता है कि दिए गए पदों के आपस के अंतर यदि एक हों या शून्य हो जाए आपस में, तो कहीं ना कहीं उसका जो मान होता है वो इनके जो घनों का मान होगा पदों के x³ + y³ वो तीनों पदों के गुणनफल के 3 गुने के बराबर होगा, यानी 3xyz के मल्टीपल के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं इस कंडीशन के लिए, ये कंडीशन कहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है कि इस कंडीशन में इसका ये मान होगा, है ना, 3 गुने के बराबर होगा। तो हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण हमारे पास रिजल्ट प्राप्त होता है। एक सर्वसमीका आपने देखी होगी, उसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से लिख देता हूँ। सर्वसमीका कि x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, यानी तीनों पदों के अंतर का वर्ग यदि करें हम तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमको प्राप्त होगा ब्रैकेट में 2x² + y² प्लस z² -2 ब्रैकेट में xy प्लस yz प्लस zx। तो ये कंडीशन होगी। अभी हमको क्या है कि x + yz का वैल्यू नहीं पता है। x + yz का वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि x² प्लस y² प्लस z² जो होगा वो बराबर होगा, एक और समसमीका है, ये कॉम्बिनेशन है, किसके बराबर होता है, x + y + z के होल स्क्वायर माइनस 2xy + yz और zx के। तो ये देखेंगे यहाँ पे यदि हम मान को पुट कर दें तो 3 का वर्ग होगा यहाँ पे, और यहाँ 2 × 3, यानी 3 × 9 - 6 बराबर 3, यानी कहीं ना कहीं इसका जो मान आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, -2 × 3, यानी इस कंडीशन में भी देखें तो 3 दूनी 6 - 6 बराबर 0 हो रहा है, यानी यहाँ भी 0 हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ जब जो है ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 0 तभी होगी, 0 होने के लिए क्या कंडीशन होगी कि यानी इन तीनों पदों का योग 0 जब ही होगा कि जब प्रत्येक पद का मान लेते हैं हम क्या है, वो जो है योग 0 के बराबर होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, x - y बराबर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x बराबर y, यही कंडीशन निकल के आएंगी इस वाले समीकरण से, y बराबर किसके आएगा, z के, और यही कंडीशन निकल के आएगी कि z बराबर x के, यानी कि तीनों पद आपस में कैसे हों, बराबर हों, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है। और तीनों पद आपस में कहीं ना कहीं तभी बराबर होंगे जब उनका दिया गया मान कितना होगा, 1 होगा। इसीलिए जो महत्वपूर्ण रिजल्ट था इसका उत्तर क्या निकाल के दिया था हमने, 3 1 × 1 × 1 यानी 3 एकम 3, यानी कि इसका जो उत्तर आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो ये तो था इसका बेसिक, जो कहीं ना कहीं 2 सर्वसमीकाओं के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एक सर्वसमीका ये है आपकी, एक सर्वसमीका ये है ना, एक सर्वसमीका ये है। इन दोनों समीकरण से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये कैसे है, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा जो मेथड हमने बताया था, सबसे अच्छा मेथड जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, जिसमें आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा सोच लेना था कि कहीं ना कहीं जो दिए गए मान हैं वो कैसे होंगे, ऐसे मान सोचना था जो इनको सेटिस्फाई करें, यानी x³ + y³ + z³ के लिए हमें x y z की कंडीशन को सेटिस्फाई करना था। तो हमने देखा था मान 1 रखने पे गुणा 3 आ जा रहा है और गुणा करने पे भी 3 आ रहा है। इसी कंडीशन में जो हमारा मान प्राप्त हो गया था वो डायरेक्ट हमको 3 प्राप्त हो गया। चलिए अब प्रश्न 99 की ओर चलते हैं। प्रश्न 99 एक महत्वपूर्ण परिणाम पे आधारित है। ये परिणाम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त के गुणनफलों के बराबर होता है। ये आपने नियम कहीं ना कहीं पढ़ा होगा।
माना कि संख्या पहला n1 है और दूसरा n2 है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो किसके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो यहाँ देखो कंडीशन दिया गया, डायरेक्ट भी वैसे हम कर सकते थे इनको, HCF और LCM दिया है तो हमको एक संख्या निकालना था ना, या दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना। तो सीधा सीधा हम क्या करते कि हम 9 का गुणा यहाँ 162 में कर दे, तो 9 दूनी 18 और 18 यानी 8 डिजिट पहले ही आ गया, तो हमारा उत्तर कहीं ना कहीं डी हो गया, यूनिट डिजिट से ही कन्फर्म हो जाता था। ठीक, बाकी 9 छक 54, 54 और 8, 9 दूनी 18 हासिल आई 1, 9 छक 54 और 1 55 हासिल आई 5, 9 एकम 9, 9 5 14। ऐसे भी डायरेक्ट आप कर लेते, या फिर आपको बेसिक तरीका से जाना था तो क्या कर सकते थे हम, तो हम इस फॉर्मूला को लगा के मान रख देंगे जहाँ पे हमको इन दोनों के मल्टीपल प्राप्त हो जाते। कैसे प्राप्त हो जाते देख लेते हैं हम। कहीं ना कहीं वही 9 इंटू 162 का मल्टीप्लाई करते तो हमको गुणा करने पे 1458 यानी डी ऑप्शन प्राप्त होता। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी 100 प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा कह रहा है कि यदि p + q बराबर 6 है और p × q = 5 है, यानी 5 और PQ + QQ का हमको मान ज्ञात करना है। तो देखें कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है वो a + b की होल क्यू की सर्वसमीका पे बेस्ड आधारित है। आप लोग इस सर्वसमीका को पढ़े होंगे। देखते हैं तो सर्वसमीका क्या है। सर्वसमीका को हम पहले नोट कर देते हैं। सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी कि p और q के टर्म्स में ले लेते। p + q का होल क्यू जो होता है वो PQ + QQ + 3PQ और ब्रैकेट में P + Q के रिजल्ट के बराबर होता है। अब हम देखते हैं इनको मान को हम रख देंगे। तो मान रखने पे यानी कि हमको जो दिया गया है ये मान दिए गए हैं हमको। तो P + Q का जो वैल्यू है वो क्या है 5 का Q। तो हमको रिजल्ट क्या निकालना है, हमको रिजल्ट जो निकालना है वो P + Q की वैल्यू निकाल लेना, यही तो दिया गया हमको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखते हैं, या मान लो इसको PQ + QQ + 3PQ हमको क्या दिया गया 3 × 5 और ब्रैकेट में P × Q 6। तो 6 पंचे 30 तिया 90 और यहाँ आएगा 55 25 पंचे 125। और ये जो 90 आ रहा है इसको हम दूसरे पक्ष में + QQ का मान हमको ज्ञात करना है। अच्छा, PQ + QQ का जो मान है यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती किया है, इसको हम सुधार कर लेंगे अभी पे कि ये 5 नहीं बल्कि 6 है ना। कितना है 6। तो 6 का जो क्यूब होगा वो कितना होता है 6 × 36 छक्का 216 क्यूब होता है 216। तो 216 को हम जब इसमें से माइनस करेंगे 90 में से तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 126 प्राप्त होगा। कैसे 6 में से 6 9 2 11 और 1 126, यानी PQ + QQ की जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त हो जा रही है हमको, वो हमको प्राप्त हो जा रही 126। तो हमारा कहीं ना कहीं उत्तर ए उत्तर इसमें सही हो रहा है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी हम डायरेक्ट शॉर्टकट से कर सकते थे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 8 वर्षों में अपनी मूल राशि का 3 गुना हो जाती है, उसी दर पे यह धनराशि कितने वर्षों में मूल राशि का 21 गुनी हो जाएगी। देखते हैं। वैसे ये इसका उत्तर तो 32 होगा डायरेक्ट, कि कोई राशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 3 गुनी हो रही है, तो अब 21 गुनी 8 वर्षों में 3 गुनी हो रही है, तो 21 वर्षों में कितनी हो रही होगी 81 गुनी कितने में होगी, तो वो कहीं ना कहीं 32 ईयर्स में होगी, क्योंकि 8 साल में 3 गुनी, फिर अगले 8 साल में फिर 3 गुनी का कितना हो गया 9 गुना 16 वर्ष में, फिर अगले 8 साल में
27 गुनी, फिर अगले 8 साल पहले, यानी देखते हैं पहले 8 साल में वो कितना हो जाएगा शॉर्टकट से। 8 साल में 3 गुनी, तो फिर अगले 8 साल में 9 गुनी, फिर अगले 8 साल में 27 गुनी, फिर अगले 8 साल में 81 गुना। और तो इन चीज़ों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इनका जोड़ देखेंगे तो कितना आएगा 32, यानी 32 वर्ष में हो जाएगी। तो ये तो शॉर्टकट से उत्तर हमने निकाल लिया था। अब इसका हम बेसिक अप्रोच भी देख लेते हैं। बेसिक अप्रोच क्या है, तो हमने पढ़ा है कि जो एक सूत्र पढ़ा है कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 जमा दर बटे 100 और दिया गया समय n मान लिया है। तो चूंकि अमाउंट जो है वो कितना हो जा रहा है 3p, p का 3 गुना, कितने समय में, दर हमको नहीं पता, जो भी दर है परसेंटेज में दी गई होगी, परसेंटेज में दी गई तो 100 नहीं लिखेंगे। मान लो टी टाइम कितना है 8 वर्ष में, यानी n बराबर कितना दिया गया 8 वर्ष। 8 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है ना। अब चूंकि हम जानते हैं कि 81 जो होता है वो 3 की घात कितना होता है 4, तो अब मान के चलो ये 3 यहाँ से ये कट गया, 3 की घात 4 बनाना है तो दर हमारी कितनी रहनी चाहिए, कहीं नहीं कि 8 के साथ भी हमको 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो जो कि इसका रिजल्ट कितना निकल के आएगा, यानी महत्वपूर्ण रिजल्ट हमारा निकल के ये आ गया। कितने वर्षों में 32 टाइम पीरियड में वो राशि कितनी हो जाएगी हमारी 21 गुनी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 102वां प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 102 में कहा गया हमको a प्लस बी का वैल्यू 5 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू 17 है, तो इसका रिजल्ट निकालना है। देखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सैमसंग का बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है जो होगा, यानी हम सैमसंग का देखते हैं ए क्यू प्लस वी क्यू, ये जो बराबर होगी सैमसंग का वो कहीं ना कहीं बराबर होगी किसके, ए प्लस वी के होल क्यू माइनस 3ab के। चूँकि अभी हमें मान दिया गया है a प्लस बी का जो कि 5 है और ab का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू हमको नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे हम ये देखें ए क्यू बी क्यू रिजल्ट निकालना है, लेकिन हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू ए बी की जरूरत पड़ रही है। तो हम यहाँ स्मार्ट अप्रोच क्या अपनाते हैं कि हम इस रिज़ल्ट को तो यहीं रहने देते हैं। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फंक्शन लगा देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो पता है और a प्लस बी की वैल्यू पता है, जिससे हमको ab की वैल्यू प्राप्त चल जाएगी और इस वैल्यू को हम इस रिज़ल्ट में रख देंगे, जिससे हमारा ये वाला मान निकल के आ जाएगा और ab का मान भी हमको पता है और इस प्रकार हम पूरे इस व्यंजक का मान ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं डायरेक्ट। a प्लस बी की वैल्यू 17 दी गई है और 2ab की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको, और a प्लस बी की वैल्यू 5 दी गई तो 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी। 25 माइनस 17 बराबर 2ab, जो कि आएगी 8 7 15 यानी 8। तो ab की वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी आ रही होगी 4। ab की वैल्यू जब 4 आ रही होगी फिर से मान रखते हैं, ab की वैल्यू जब 4 आ रही होगी तो हम क्या करेंगे,
ए बी के मान को रखते हैं। कंडीशन क्या था हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू जो होगा वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। हमको क्या काउंट करना है, हमको काउंट करना है, हमको डिटरमाइन करना है, हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए क्यू बी क्यू बटे ए बी। तो ए बी का तो मान हमको पता चल गया क्या है, ए बी का मान तो 4 है। ए क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर होगी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होगी ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3 ए बी के। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यू जो होगा वो 5 का क्यू होगा, और 3 ए बी, ए का मान जो ए बी का मान निकाला वो हमने 4 निकाला बटे 4, पचम 25 पंचे 125, 4 तिया 12 बटे 4। यानी हम देख रहे हैं अच्छा, एक चीज़ इसमें फिर हमने मिस की है, ए प्लस बी और होता है ना, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान भी हमारे पास कितना है 5, तो जो आएगा 5 चुके 20 दिया 60, ये 60 आएगा। 125 में से 60 जब जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो 65 बचेगा, 65 बटे 4, यानी कि ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे कहीं ना कहीं सही हो जाता है। अब हम फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वही है चक्रीय चतुर्भुज पे। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो कहीं ना कहीं ये एंगल कितना होगा 110, क्योंकि ये 70 दिया है ना, तो सी निकालना है 180, तो उसको भेजेंगे तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री, हमारा कहीं ना कहीं उत्तर सी निकल रहा होगा। अगला प्रश्न दिया गया हमारा प्रश्न क्रमांक 124। अब प्रश्न क्रमांक 124 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 124 में दिया गया है कि ये जो है x प्लस 1/x परिभाषित है, तो आवश्यक क्या शर्त होगी। चलो हम देखते हैं इसको, यानी x प्लस 1/x के होने के लिए क्या है, पहली कंडीशन दे रहा है कि पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है संख्या रेखा पर प्राप्त होने वाली सभी संख्या। संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या रेखा पर आपने देखा हुआ दाईं ओर धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, जबकि बाईं ओर कैसी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। संख्या रेखा पर प्राप्त होने वाली पूर्ण संख्याएं, जिसमें धनात्मक संख्याएं शून्य शामिल होता है और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं नेचुरल नंबर, इसको इंक्लूड करेंगे होल नंबर, नेगेटिव नंबर्स, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, इंटीजर्स बनाती हैं। आई, तो आई यदि है कोई संख्या तो हम क्या करेंगे, यदि आई की वैल्यू हम रख रहे हैं तो आई की कंडीशन में यदि हम एक्स की वैल्यू पहले जो है सेटिस्फाई करा के देखें, एक्स की वैल्यू मान को हम एक्स की वैल्यू हम जो है वो मान लेते हैं -1 ले रहे हैं हम, एक्स की वैल्यू कितना ले रहे हैं -1, तो -1 जब हम ले रहे हैं तो क्या ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर पा रहा है, -1 + 1/-1, तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है माइनस माइनस, यानी -1 - 1 = -2 आएगा रिजल्ट। अब कंडीशन होती है कि हम x बराबर 0 करके देख लेते हैं एक बार। x बराबर जब हम 0 रखते हैं तब क्या होता है, x बराबर यानी x की 0 1/0, तो 1/0 तो 0 तो हो गया, लेकिन जब 1 से 0 को भागेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी अपरिभाषित कंडीशन होगी। तो सीधी सी बात है कि संख्या पूर्णांक हो सकती हैं, पॉजिटिव, अभी हमने नेगेटिव लिया था, चाहे तो हम पॉजिटिव भी ले लेते, तो पॉजिटिव लेते तब हमारा उत्तर +2 हो जाता। और अपरिमेय संख्या हम कुछ लेते, अपरिमेय संख्या मतलब हम पाई की वैल्यू वगैरह में लेते तो भी अपरिमेय रिजल्टेंट आ जाता। लेकिन यदि x बराबर हमने 0 रख देते तो ये हमारे लिए अनडिफाइन हो जाता, अपरिभाषित होता, अपरिभाषित होता, इसलिए ऑप्शन हमारा सी जो है सही है। क्या आवश्यक शर्त है, अवश्य यह है
कि वो भले ही परे अपर में ना हो या x बराबर -1 हो वो, लेकिन x बराबर जो है वो 0 के नहीं होना चाहिए। यदि x बराबर 0 के होता है तो फिर जो है 104 में जो परिभाषित नहीं होगा वो कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 105। अगला प्रश्न हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 105 में हमको कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। तो घन का आयतन देखते हैं, हमको दिया है, क्या दिया गया है पहले से, एक घन है, घन की भुजा हम ए मान लेते, ए कितना किया 7 सेंटीमीटर। तो हमको पता है घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी कि 7 का क्यूब होगा कितना 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर गोला बनाया जाता है। तो गोले में एक चीज़ तो मुख्यतः होती है, क्या होती है, गोले की त्रिज्या। ये कोई गोला है, गोला और वृत्त में एक गोला एक त्रिविमीय आकृति होती है। ठोस हो सकता है गोला, खोखला हो सकता है, लेकिन त्रिविमीय होता है। त्रिविमीय जो आकृति होती है उसमें आकृति होने के साथ साथ आकार भी होता है, यानी उसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जबकि वृत्त एक आकृति होती है जिसे 2D फ्रेम यानी समतल पर बनाया जा सकता है और उसे हम टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं उसके दो आयामों को, है ना, लंबाई और चौड़ाई को देख सकते हैं, उसमें ऊंचाई नहीं होती। जबकि त्रिविमीय आकृति जो होती है उनमें 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। तो हम देख रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर एक घन को पिघलाकर एक ठोस गोला में बदला गया है। गोला यानी गोला की जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई हमको, वो भी 1 सेंटीमीटर दी गई, इस त्रिज्या को r। तो हम देखते हैं, हम क्या जानते हैं, हमको सूत्र पता है, क्या सूत्र पता है, गोले का आयतन v बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो r यहाँ पे 1 दिया गया है और पाई की वैल्यू कितनी बताई है लेने के लिए, पाई की वैल्यू वो कह रहे हैं कि आप 22/7 को रख सकते हैं और 1 का क्यू करने पे 1 ही आएगा, यानी इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो 4/3 इंटू 22/7 आएगा। अब हमको क्या करना है, एक महत्वपूर्ण परिणाम, हमें गोलों की संख्या निकालना है। तो गोलों की संख्या क्या होगी, गोलों की संख्या होगी घन का आयतन यानी ए क्यू बटे एक छोटे गोले का आयतन बटे v। इसमें हम यदि महत्वपूर्ण परिणाम में इस रिजल्ट को रखते हैं तो 343 बटे 4/3 इंटू 22/7। तो हम देखेंगे इसका जब गुणा करते हैं हम, तो गुणा करने पे हमको क्या प्राप्त होता है, तीन 343 में हम 21 का गुणा करेंगे तो आप देखेंगे लगभग हम इसको 21 या 22 मान लेते हैं, 22 चुके 88, 4 32, यानी 8 तो मूल आ ही रहा है। तो हम देखेंगे 8 यहाँ दिखने में कहाँ पे दिख रहा है, दहाई का यानी 10s प्लेस 8 दिख रहा है। तो उत्तर हमारा बी सही हो जाता है। पूरा गुणा हम नहीं करेंगे, पूरा गुणा यहाँ पे हमको टाइम बचाना होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका उत्तर जो है वो 81 पॉइंट समथिंग आएगा, 81 पॉइंट। इस स्थिति में जो गोलों की संख्या होगी वो कितनी ले लेंगे हम, 80 ले लेंगे, है ना, 81 पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा होगा 5 के या 81 पॉइंट अप्रॉक्स डेसिमल में आएगा। तो हम 81 को ही पूरी संख्या मान लेते हैं और हमारा उत्तर भी सही हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वही सर्वसमताओं पे बेस्ड
आप देख रहे होंगे इस पेपर में बीजगणित से और ज्यामिति से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, साथ साथ मेंसुरेशन से प्रश्न पूछे गए और घातांक और करणी वाले टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। अदर प्रश्नों को यहाँ पे शायद उन्होंने इग्नोर किया है और कॉन्सेप्ट में। अब हम देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 106 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 106 हमसे कह रहा है कि x प्लस वाई का जो रिजल्टेंट दिया है स्क्वायर का, ये बनाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हम मान लेते हैं, चूँकि सब समीका आप लोगों ने पढ़ी होगी, हमने क्या सब समीका पढ़ी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो बराबर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई होता है। अब इसका हम फिर से यदि फर्दर इस कंडीशन में देखेंगे तो हमारे पास दोनों मान प्राप्त हैं। कौन कौन से? ये इस समीकरण में x प्लस वाई का मान प्राप्त है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है। यदि इन मानों में हम मान रख दें, इन परिणामों में हम यदि मान को रख देते हैं तो 6 का वर्ग बराबर 20 प्लस 2x वाई, 6 छंग 36 और 20 को दूसरे पक्ष में लाएंगे तो 20 2x वाई, तो यहाँ x वाई बराबर हो जाएगा 16/2 बराबर 8। यानी x वाई का मान कितना निकल के आ रहा, यहाँ 6 छंग 36, 20 को दूसरे पक्ष में लेके गए तो 16 प्राप्त हुआ घटाने पे, और 2 को इसके नीचे लेके गए 2, तो 8 प्राप्त हुआ x वाई का मान। एक्स वाई का मान 8 प्राप्त हो गया। अब हम मान ले रहे हैं, यानी स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको क्वाड मिल जाएगा। स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, क्वाड होता है। जैसे हम जानते हैं एक्स स्क्वायर है तो इसका फर्दर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको क्वाड मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम फर्दर इसी का स्क्वायर फिर से कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हम जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें तो क्या परिणाम आएगा, तो परिणाम आएगा एक्स क्वाड वाई क्वाड प्लस 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये सम का रिजल्ट निकल के आएगी। इस समीकरण में हम फिर से क्या करेंगे, इस मान को रख देंगे, क्योंकि हमके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मान हमको पता है जो कि 20 है, और अब इसको मान को हमको काउंट करना है ना, तो हमको उसको एज इट इज रखेंगे। 2x वाई का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह हम कह सकते हैं एक्स वाई इंटू एक्स वाई कर दें तो भी हमारा मान निकल आएगा। यानी इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक्स वाई का 2 बार मल्टीप्लाई। एक्स वाई का मान कितना आया 8, और 8 हम कर सकते हैं तो 200 का 20 का वर्ग कितना 400 आता, 8 64 दूनी 128 को हम इस साइड भेज देंगे तो हमारे पास x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का वैल्यू निकल के आएगा, जो कि हमारे पास महत्वपूर्ण परिणाम निकल के आएगा। क्या, 0 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 3 होगा, 7 0 का मतलब 10, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 गया तो 4। 272 जो है हमारा वो इस दिए गई सरसमीका का क्या निकल के आएगा, मान निकल के आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 107। प्रश्न क्रमांक 107 में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो है मूल दिए गए हैं, तो मूल क्या होते हैं ये समझते हैं। ये कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण से प्रश्न दिया गया है। द्विघात समीकरण कक्षा 10वीं का पाठ्य विषय वस्तु है, जिसका परिचय आप कक्षा 9 में भी देखते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 10 में द्विघात समीकरण पर आधारित पूरा चैप्टर है। तो देखते हैं द्विघात समीकरण में, यानी हम इसकी समान समीकरण से तुलना करें। हालांकि इसका शॉर्टकट भी है, पहले शॉर्टकट देखना चाहें तो शॉर्टकट देख सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूल्यों का एक जो होता है -b/a के बराबर होता है। यहाँ c जो लास्ट पद 6 दिया है और प्रथम पद 1 दिया है इसका कोफिशिएंट, और -b -- प्लस 5/a
यानी 6 और 5 निकल के आया। तो AQ प्लस BQ माइनस 3AB यानी ए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू निकालेंगे हम। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू बराबर होगा AQ प्लस BQ माइनस CQ। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू बराबर 25 125 बराबर होगा AQ प्लस BQ माइनस 3 माइनस बीटा। तो अभी हम देखेंगे इसमें A अल्फ़ा प्लस बीटा भी जुड़ जाएगा ना। देखते हैं इसको। तो इसको बेसिक और इसका जो है दोनों एक अप्रोच एक ही होंगी, लगभग उनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम इसको बेसिक से ही कर लेते हैं। समीकरण जनरल समीकरण से तुलना करने पे क्या होगा हमको। जनरल समीकरण क्या होता है? जनरल द्विघात समीकरण आपको पता होगा। AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 होता है। जब इसकी तुलना की जाती है तो A बराबर जो निकल के आएगा कॉफिशिएंट वो A निकल के आता है, B बराबर कॉफिशिएंट -5 निकल के आया और C बराबर जो कॉफिशिएंट निकल के आया वो 6 निकल के आया। इस कंडीशन में हम देखेंगे तो मूल्यों का योग जो होता है महत्वपूर्ण परिणाम अल्फ़ा प्लस बीटा मूल हैं तो उनका जो होता है माइनस का B/A होता है। -B -5/A और मूल्यों का गुणा C/A मतलब 6/1 बराबर 6। अब हम देखेंगे तो ये जो A अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू निकालना है हमको। तो ये जो बराबर होगा किस रिजल्ट के बराबर होगा? अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू सर्व समीकरण से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इतना ही निकालना है हमको। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू क्या हो जाएगा? 5 का क्यू और 3 अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 6 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 5 यानी हम इसका मान निकाल लेंगे ओनली अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा बीटा का। तो अल्फ़ा क्यू प्लस ठीक। तो ये क्या रिजल्ट निकल आया? 55 25 पंचे 125 6 पंचे 30 तिया 90 6 पंचे 30 तिया 90 यानी कि 9 2 9 3 12 35 निकल के आया हमारा किसका मान? इसका मान AQ प्लस BQ। तो AQ प्लस BQ में हमने मान रखा तो 35 माइनस का 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 6 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? 35 माइनस 18। तो रिजल्ट क्या आएगा? 8 8 7 15 और 1 17 यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 108 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 108 2x इक्वल टू 4x माइनस का 1। ये कहीं ना कहीं घातांक और करणीय नियम पे आधारित है। हम जानते हैं 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? हमें पता है करणीय नियम से a की पावर m होने पर बाहर n हो तो गुणा होकर am इंटू n हो जाता है करणीय नियम से। तो 2x इक्वल टू 2 की पावर 2x माइनस के 2। चूँकि हमें पता है a बराबर m बराबर a की पावर n हो तो आधार समानों पे घातांक भी क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो हम घातांकों की तुलना करके
तो 2x माइनस एक्स, इसको उस पक्ष भेजा और उसको इस पक्ष लाए 2, तो x बराबर कितना आ गया 2, यानी x का मान हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 2। अब हम देखते हैं अपना प्रश्न क्रमांक 109। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और 0 और 1 का मल्टीप्लाई कितना 0, यानी उसका उत्तर सीधा सीधा 0 हो जाता है। अब अगला देखते हैं, एक व्यापारी एक वस्तु पर 5,040 रुपये में बेचा और 12% लाभ अर्जित किया, उसे फिर 4,680 रुपये में बेचा होता है, तो वह कितना प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त करता है। देखेंगे, यानी सेलिंग प्राइस हमको कितना दिया गया 5,040 रुपये, और इस पर 12% का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 100 होगा मानो, और सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं 12% का लाभ किया है तो 12% 112 हो जाएगा, तभी जो होगा इसी कंडीशन में प्रॉफिट कितनी होगी 12% की, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस 12% प्रॉफिट हो तो सेलिंग कितनी हो जाती है 112 हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं 112 जो यूनिट होंगी वो किस मान के बराबर होगी, वो 50-40 के बराबर होगी। तो 4 दूनी 8, 11 चौके 44, 8 6 14, 5 5 10 56, 45, यानी कि 112 का 45 गुणा करने पे हमारे पास कितना आता है 5,040 आ रहा है। तो वही वो चीज़ पूछा गया है कि यदि इसे 4,680 में बेचा होता है, यानी 45 गुणा करने पे, तो उसका 45 गुणा करने पे तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4,500। अब 4,500 कॉस्ट प्राइस है, अब वो कह रहा है कि इस चीज़ को जो है उसने कितने में बेचा 4,680 रुपये में बेचा, 4,680 रुपये में बेचा, यानी 180 रुपये की उसने क्या की है प्रॉफिट की है। अब 180 रुपये की जो प्रॉफिट है वो कितनी प्रतिशत है वही बताना है, तो 180 रुपये का लाभ हुआ कितने पे हुआ कॉस्ट प्राइस पे, हम रखते हैं हमेशा वैल्यू को 4,500 रुपये पे हुआ, और प्रतिशत निकालने की 100 का गुणा कर देते, 100 से 100 कट देंगे, 45 दूनी 90, 90 दूनी 4, यानी कितना परसेंटेज निकल के आ गया 4%, 4% का लाभ होता है। अगला प्रश्न क्या है, किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये कोई वृत्त है, अब मान लो एक कोई बाहर एक बाहर बिंदु है, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप खींच के देख सकते हैं, और एक स्पर्श रेखा ये खींची जा पा रही है, यानी कुल और केवल एक 2 स्पर्श रेखा यहाँ पे खींची जा सकती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक त्रिभुज है, ये कहीं ना कहीं ज्यामिति और त्रिभुज कक्षा 9 का जो कंसेप्ट है उससे दिया गया है।
अब देखते हैं त्रिभुज वाले प्रश्न को, सर्वसमीका पे आधारित है ये। अब एक प्रश्न क्रमांक 112 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 112 में हमसे क्या पूछा गया है। इस प्रश्न क्रमांक 112 कह रहा है कि कोई एक रेखा है, ये हमने मान ली रेखा ए भी है, एक रेखाखंड है ना। रेखाखंड और रेखा में एक अंतर ये होता है कि रेखा जो होती है वो एक पॉइंट से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ये रेखा होती है। किरण जो होती है वो दोनों ओर जाती है, अनंत से शुरू होकर अनंत तक। रेखा एक बिंदु से स्टार्ट होकर किसी बिंदु जाए, जबकि रेखाखंड के दोनों बिंदु कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। ये बात आपको कक्षा 4 की एनसीईआरटी 5 की एनसीईआरटी में बकाया रेखा के बारे में दिया गया है ना। अब देखते हैं कि इसके निर्देशांक जो होते हैं और इसका मध्य बिंदु जो है कहीं ना कहीं वो हम मान ले रहे हैं। तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होते हैं वो x, y या आप a और b मान सकते हैं। a b जो होते हैं वो पहले बिंदु x के निर्देशांक x1 × y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 होते हैं। तो सूत्र के अनुसार a का जो मान होता है, मध्य बिंदु का मान, वो दोनों निर्देशांकों के योग के आधे के बराबर होता है। देखते हैं तो मान रखकर यहाँ x1 बराबर 2,4 दिया गया है और y बराबर 6,7 दिया गया है। और जबकि ओ के जो निर्देशांक दिए गए हैं वो 6,7 हैं और बी के निर्देशांक x, 10 दिए गए हैं। तो पहली कंडीशन 2 + x/2 इक्वल टू क्या होगी, 6। और दूसरी कंडीशन जो है वो 7, यानी कि ये बराबर होगा 4 + 10/2 के। देखते हैं क्या ये बात सही है। तो 7 बराबर 14/2 मतलब 7 बराबर 7, यानी कि ट्रू हो जा रही है। अब ये बात सत्य है तो किसी भी कंडीशन के लिए यानी हम इससे मान निकालेंगे। तो 2 + x 6 × 2 हो जाएगा। 2 + x बराबर 6 दूनी 12, 2 का गुणा 6 के साथ करेंगे और तो x 2 को दूसरे पार्ट में ले जाएंगे तो 12 - के 2 बराबर 10, यानी x का मान कितना आया, 10 आया। यानी इस वाले प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वो कितना होगा, यानी हमने इस कंडीशन वाले केवल इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करना था। ये तो हमने टेस्ट किया ओनली। इस कंडीशन में हमारा उत्तर कितना आ जा रहा है, डी, ऑप्शन डी, यानी 10। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है एक त्रिभुज है। चलो हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये त्रिभुज है, इसके निर्देशांक दिए गए AVC। DE के समानांतर कोई रेखा है, यानी इसके समानांतर कोई एक रेखा है जिसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। BC के समानांतर है। अब ये कह रहे हैं कि AD और DB 3:2 में है, यानी ये 3:2 में है।
3:2 में कैसे हैं? AD की जो वैल्यू है वो 3 है और DB की जो वैल्यू है वो 2 है। इस कंडीशन में पूछा है हमसे AD अनुपात DB 3:2 है और ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, जबकि हमसे जिसको मैंने नीला कर दिया है चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। देखते हैं अभी हम। तो हमें देख रहा है कि एक प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही है कक्षा 9 में, 8 में भी इसका जिक्र है। सर्वांग क्षमता आपने पढ़ी होगी। ऐसे दो त्रिभुज जिनकी भुजा भुजा या कोई दो भुजा एक कोण, क्या दो कोण एक भुजा, या कोण कोण कोण, इस प्रकार की सर्वसांगता हो तो वैसे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहे जा सकते हैं। सर्वांग सम और समरूपता। समरूप त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या होता है, उनका अनुपात समान होता है, जबकि समरूप त्रिभुज में उनकी आकृति एक जैसे दिखाई देती है। और सर्वांग, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कंडीशन हमको दी गई हैं। जैसे एक कंडीशन दी गई है VC के जो पैरेलल है, सॉरी DE जो वो किसके पैरेलल है, BC के, पहला बिंदु दिया गया है। दूसरा बिंदु हमारे पास जो निष्कर्ष से निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा त्रिभुज ADE सर्वांग सम निकल रहा है त्रिभुज ABC के। यानी हम देखें तो ये एक हमने रेड कलर से कर दिया और एक ब्लू कलर का। तो रेड कलर का जो त्रिभुज है वो ब्लू कलर के त्रिभुज यानी ADE जो है, ADE जो है वो ABC का ही भाग है, तो यानी सर्वांग सम है। और इनके बीच में AD अनुपात DB हमको कितना दिया गया, 3:2 दिया गया है। तो जबकि AB क्या होगा, AB जो होगा वो AD प्लस DB का योग होगा, यानी 3 + 2 यानी कि 5। AB कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमको पता है कि संगत जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुरूप होता है। जितनी बड़ी भुजा होती जाएंगी उतना ही क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। क्या त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABC के अनुपात, यानी ADE के त्रिभुज का अनुपात और त्रिभुज ABC का अनुपात जो होगा वो इनकी संगत भुजा AD संगत भुजा AB के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो संगत भुजा AD कितना दिया गया है, AD/AB का वर्ग। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमारे पास हमको 45 यूनिट दिया गया है, स्क्वायर यूनिट दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज ABC का हमको क्षेत्रफल नहीं पता,
तो ये किसके होगा, AD हमको दी गई 3, AB हमारे पास निकली है 5, तो हम इसका करेंगे तो 3 3 9 5 25। तो त्रिभुज ABC का जो एरिया हो जाएगा वो 45 गुणा 25/9 दूसरे पक्ष में जाएगा, तो 9 पना 45, 25 पंच 125 सेंटीमीटर स्क्वायर होके निकल के आएगा। 125 सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर होके निकल के आया। अब आप देख रहे हैं कि 125 सेंटीमीटर स्क्वायर तो पूरे ABC का एरिया निकल आया, किसका, ब्लू का। यानी ये जो पूरा एरिया है ब्लू वाले त्रिभुज ABC का वो कितना है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि रेड जो है वो त्रिभुज का एरिया कितना है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम इसमें से 125 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में से 45 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया को घटा दें तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो एरिया निकल के आएगा वो इस चतुर्भुज DBCE का निकल के आ जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया है BDEC करके। तो क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो 125 माइनस 45 कितना निकल के आया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका उत्तर निकल के, नहीं ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 114, प्रश्न क्रमांक 114। एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कहीं ना कहीं वह सबसे बड़ा समावर्त यानी मल्टीपल होता है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो, या उसका एक गुणज होता है, जैसे हमने अभी पिछली बार डिस्कस किया था। तो देखेंगे 1 से सब में भाग जा रहा है, इसकी सबसे अच्छी अप्रोच यही है। 1 से सब में भाग जा रहा है 4 से सब में जा रहा है 6 से सब में जा रहा है 12 से जा रहा है 12 से 12 दूनी 24, 256 में नहीं जा रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो गया 12 के लिए। 128 में जा रहा है क्या, एक 128 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है पूरा पूरा, यानी ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। क्या 64 में जा रहा है, नहीं जा रहा। अब बचा ऑप्शन कौन सा, सीधा ऑप्शन यही बचा है। दूसरा अप्रोच ये भी कर सकते थे, संख्या बहुत बड़ी होती तो 12 आप देख रहे हैं कि इनको 2 प्राइम नंबर में डिवाइड करें हम तो 3 और 4 प्राइम नंबर निकल के आ रहे हैं। तो 3 से विभाजकता का नियम है कि डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 2 + 1 + 6 9, इसका 6 4 10 हो रहा डिजिट सम, इसका 8 9 8 2 10 11 हो रहा, 6 2 8 5 13 हो रहा है। कहीं ना कहीं डिजिट सम नहीं हो रहा, तो इसी का डिजिट सम 9 के अनुकूल निकल रहा है, तो ऑप्शन बी वैसे ही हमारा सही निकल के आ रहा। 1728 का वर्गमूल घनमूल आपको पता है वो 12 होता है। दूसरा तरीका ये भी है कि यूनिट डिजिट की सहायता भी ले सकते हैं हम, 8 है तो 8 का कहीं ना कहीं घनमूल 2 आता है, तो 2 इकाई अंक केवल यही है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सीधा सीधा सही हो जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 116 की ओर चलते हैं, जो कि फिर से ज्यामिति से एक अच्छा प्रश्न पूछा गया है। इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 340 वर्ग मीटर दिया गया है और संगत भुजाएं यानी a + b 15 और 9 दी गई हैं, तो ऊंचाई पूछी गई है। अब देखते हैं समलंब चतुर्भुज 116 के प्रश्न क्रमांक 116 पर देखते हैं। समलंब चतुर्भुज के बारे में दिया गया। समलंब चतुर्भुज क्या होता है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं अभी एक समलंब चतुर्भुज आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
ये एक मैंने एक समलंब चतुर्भुज बनाने की कोशिश की गई है। हो सकता है इसमें कुछ स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस हो। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके लंब जो हो वो समान हो और एक दूसरे परपेंडिकुलर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, संलग्न कोण संलग्न कोण संपूरक हो, है ना। ये समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये समलंब चतुर्भुज समलंब त्रिभुज का जो होता है, ये समलंब त्रिभुज हमने ए बी सी डी ड्रॉ कर दिया है। ए बी सी डी। इसमें जो आप लाल कलर की भुजाएं देख रही हैं वो आपस में कैसी होंगी? आपस में समानांतर होंगी। और कैसी होंगी? समानांतर होंगी। और ग्रीन वाले साइड्स है जो ग्रीन कलर से ड्रॉ की, और ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये कहीं ना कहीं कटार बिंदु ए होगा। यानी रोम्बस की ये प्रॉपर्टीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ए बी बी सी और बराबर सी डी बराबर ए डी या डी ए बराबर होती है। अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? पैरेलल होती है। यानी ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी पैरेलल टू ए डी या डी ए। और क्या होता है? अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो भी आपस में बराबर होते हैं। ये वाला एंगल जो होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा। ये एंगल इसके बराबर होगा। यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। इसके साथ साथ क्या होता है? संलग्न एंगल, यानी इसका एंगल यदि हम देखेंगे, एंगल ए और एंगल बी की बात करें तो इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। और जो इसके जो बाइसेक्टर होते हैं, डायगोनल बाइसेक्टर हैं, डायगोनल एक दूसरे को समान भागों में बांटता है। यानी कि ए ओ जो होगा वो बराबर होगा ओ सी के, ओ बी जो बराबर होगा वो बी डी के। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं इसका क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है इसका हमको बताना है कि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी, है ना। तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा? बेस इंटू समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है क्या होगा? 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। यानी दोनों भुजाएं जो हों उनका योग और ऊंचाई के बराबर होता है। ऊंचाई हाइट्स क्या होगा? जो डायगोनल्स होगा वही उसकी हाइट होगी। ठीक है। और डायगोनल आपस में कैसे होंगे? बराबर एक दूसरे के बराबर होंगे समानांतर भुजाओं के। तो देखते हैं क्या दिया गया है कि यहाँ पे 1/2 बी ए प्लस बी क्या दिया गया है? ए हमको दिया गया है 25 और बी दिया गया 9। ठीक है। क्षेत्रफल दिया गया 340। तो 340 बराबर ए प्लस बी यानी 25 प्लस 9, और हाइट हमको काउंट करना है 9 6। तो ये हो गया हमारा h बराबर क्या निकल के आएगा? 340 माइनस 9 6 15, 9 5 14 34 इसका योग होगा, और 2 से कटेंगे तो 17।
ये 17H करके निकल के आएगा 17, 17 दूनी 34, 20 यूनिट जो भी दी गई वो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम देखते हैं अपना प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 क्या कहा रहा हमसे, एक उम्मीदवार में मतलब कुछ ना, चलिए 2 उम्मीदवारों में चुनाव हुआ है, कुल वोटों में 12% वोट अमान इनवैलिड हो गए, एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 65% प्राप्त हुआ यदि कुल वोट 1000 डाले गए, यानी डाले गए वोट। ठीक है, पोल्ड वोट इसको बोलते हैं। वो मान लिया कितना 1000 है, जिसमें 12% इनवैलिड हो गए, 12% इनवैलिड। तो इनवैलिड होंगे 12% का मतलब 12, यानी कि आदमी 12% घटाएंगे तो कितना, 1000 का 8, 20, 88% जो होगा वो क्या होगा, वैलिड वोट निकल के आएगा। तो वैलिड वोट जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1000 का 88%। शून्य से शून्य काटा तो सॉरी 10,000 वोट थे, तो एक और जीरो बढ़ा देंगे, 8,800 वोट जो है वो वैलिड पाए गए। अब वो कह रहा है कि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 65% मिला, तो दूसरे को कितना मिला, एक को 65 मिला। 2 कंडीशन होगी, एक विन होगा एक लूज होगा। एक विन किया गया होगा एक लूज़ किया गया तो विन होगा और एक लूज़ होगा। तो विन जो किया होगा वो क्या किया, उसको 65% वोट मिले। तो जब इसको 65% मिले किसके, इन वोटों के, तो हारे वाले को कितना मिला होगा, तो ये मान के चलो 100% है, अब नया 100% है तो इसमें 65% चला गया तो 65 पास आता है, यानी इसको 35% मिला होगा किसका, कुल वैलिड वोटों का। कुल वैलिड वोटों का 35% मतलब 8,800 का 35% मतलब 35/100, 100 से 100 काट दिए, 8×5 40, 8×5 40, 4 44, 3×6 18, सॉरी 3×8 24, 3×8 24, 2 26, आठ 45 था ना शून्य, तो 3080 वोट इसका सही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 118। प्रश्न क्रमांक 118 कह रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य 220 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का माध्य 180 हो जाता है। ठीक, तो वह संख्या कौन सी होगी, बहुत आसान है। 5 संख्याओं का योग कितना है, माध्य 220 है, माध्य 220 है तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 1100। 5 संख्याओं का सम हो जाएगा, सम ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो 4 शेष संख्याओं का, यानी 1 घटा दी जा रही है। ठीक है, 1 घटा दी तो अब 4 होती, तो 4 का माध्य कितना हो गया 180, 180 कितना हो गया 720, 720 घटा देंगे इसमें तो 380 डिफरेंस निकल के आया। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, 380 हटाई गई संख्या होगी। अब देख लिया अगला प्रश्न दिया गया है हमारा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक नया वर्ग बनता है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु
इसका विकर्ण पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो विकर्ण दिया गया है वो कितना दिया गया, 10√2। अब ये कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट को मिलाने से, मान लो इसका मिड पॉइंट ये है, इसका ये है, और इसका ये है, और इसका ये मिड पॉइंट है, इनको मिलाने से एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। पहले ये चतुर्भुज ABCD था, मान लिया हमने। इसका मध्य बिंदु हमने PQ, AB का मध्य बिंदु हमने AD का P माना, AB का P माना, BC का Q माना, RS। तो एक नया त्रिभुज PQRS बनता है। तो इस त्रिभुज PQRS का एरिया निकालने के लिए हमसे पूछ रहा है कि नया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखते हैं, हमको पता है विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण, वो A√2 होता है, जो कि हमको दिया गया 10√2। तो हमको भुजा जो निकल के आ गई वर्ग की, A बराबर कितनी निकल के आ गई, 10 सेंटीमीटर निकल के आ गई। तो क्षेत्रफल यानी एरिया इसका जो निकल के आ जाएगा वो A² यानी कि 10 का वर्ग, मतलब 100 निकल के आ गया हमारा। अब हम पूछ रहे हैं इसके मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मध्य बिंदु इसको, हर एक भुजा इसकी 10 सेंटीमीटर की होगी, तो मध्य बिंदु इसको 5 और 5 में विभाजित कर रहा होगा। अब हम यदि पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, हालांकि इसका शॉर्टकट भी कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें किसमें, किसी भी एक एंगल में, ट्रायंगल APS में देख लें पाइथागोरस से। पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, जो PS का स्क्वायर है वो AS के स्क्वायर प्लस AP के स्क्वायर के बराबर होगा। 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग यानी कि 25 25 50, यानी कि PS बराबर होगा 55 25 5√2। यानी ये वैसे भी हमको पता था, 5√2 भुजा निकल के आ गई। 5√2 भुजा निकल के आई, तो एरिया जो हो जाएगा PQRS का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा का 5√2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का √2 का स्क्वायर 2, 25 दूनी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं अपना प्रश्न प्रश्न नंबर 120, जो इस कड़ी का अंतिम प्रश्न है। अब हम देखें तो ये बिल्कुल बेहद आसान प्रश्न है करणी और घातांक सीरीज से। क्या करना है हमको, यहाँ 19 दिया गया है, इसको हम सरल प्रश्न क्रमांक 120 में हमको दिया गया है मूल्यांकन करना है, इसका एवोल्यूशन करना है, एवोल्यूट करना है। तो हम देखते हैं कि इस वाले पार्ट को हम अलग मान लेते हैं।
यानी कि अंडर रूट सवाल नंबर 120 अंडर रूट 19 6 अंडर रूट 10। माना कि ये अंडर रूट ए और अंडर रूट बी के बराबर है। ठीक है, अंडर रूट ए और बी के बराबर हैं। तो हम देखते हैं सर्वसमीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम ए को ए अंडर रूट मान लेते हैं, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी निकल के आएगा हमारे पास। माइनस है तो माइनस निकल के आएगा, प्लस है तो हम देखते हैं कि इस कंडीशन में ये निकल कर आया, यानी कि इसके लिए ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी निकल के आएगा। इसकी तुलना हम इस वाले भाग की तुलना हम इस वाले भाग से कर देते हैं। जब इससे तुलना करेंगे तो ए बराबर कहीं ना कहीं हमारा जो ए बराबर क्या निकल के आएगा हमारे पास, ए प्लस बी बराबर हमारे पास कहीं ना कहीं निकल कर आएगा 19। ये जो भाग होगा इसके बराबर होगा, और √2ab जो बराबर निकल के आएगा वो किसके निकल के आएगा, 6√ab के। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 से काट दिया तो 6 अंडर रूट 10 इक्वल टू 2 अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए बी बराबर 3 अंडर रूट 10। 3 अंडर रूट 10 का यानी ए बी का मतलब हो जाएगा 3 का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यदि तो 3 त्रिका 9 और 10 का 10 यानी 90। ए बी की वैल्यू 90 निकल के आई और जोड़ 10 है। तो ऐसी दो संख्या हमको अज्यूम करनी है जिनका गुणा 90 हो और जोड़ 19 हो। तो सीधी सी बात है, ए बराबर 10 और बी बराबर 9 रख देंगे तो a प्लस बी बराबर 19 हो जाएगा और ए बी बराबर 90 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यानी हमारे पास जो अंडर रूट ए और बी की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई। अब ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे अंडर रूट ए और बी की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 9 और प्लस 3 आगे दिया हुआ है। तो रूट 10 का तो रूट 10 ही रहेगा। ये रूट 9 है ये किसके बराबर होती है, रूट 9 जो होता है वो बराबर होता है 3 के और प्लस अगले वाला 3 जमा है जो, तो इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट 10 ही ओनली बचेगा। यानी कि हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर डी होगा। इस प्रकार हमारा वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, अब अगली श्रृंखला हम लाएंगे विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित, जिसमें हम प्राइमरी भाग के पर्यावरण के क्वेश्चन हल करेंगे और उच्च प्राइमरी स्तर के विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे, कॉन्सेप्ट भी देख रहे होंगे। आप हमें कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा अप्रोच कैसा लगा और किन किन नई चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।